नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे भाई। एनसीईआरटी ठीक है। दृष्टि पब्लिकेशन, ये जो क्लास है आपकी क्लास 6 का छठा चैप्टर भाई, राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य इतिहास। मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ और इसी सीरीज भैया दृष्टि सीरीज जो है भूगोल भी पढ़ा रहा हूँ और साइंस भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। सभी आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और एक मैं आपको क्लास चला रहा हूँ इतिहास की सार, एनसीईआरटी इतिहास का जो सार है उसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों क्वेश्चन कराए जाते हैं भाई, ठीक। तो आज का पहला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर एक है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए भाई। इनमें से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई कौन सा, ए बी सी डी। तो ऋग्वेद जो है ये उत्तर वैदिक का नहीं भाई, ये हो जाएगा गलत, बाकी सभी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बारे में रचे होने का इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? उत्तर वैदिक ग्रंथ के कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में रचे गए थे। ये जो ग्रंथ हैं उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर इस बुक में जो दिया है मैं सिर्फ उतना ही आपको बताऊंगा, बाकी हम लोग जो सार करेंगे तो वहां पर आपको पूरा डिटेल्स ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में पूरा डिटेल्स वहां पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 2। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। वैदिक कालीन वर्ण विभाजन, इधर दिया गया है वर्ण आधारित कार्य विभाजन, ठीक। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। प्रश्न नंबर 2 में भाई आप लोग क्या आंसर दे रहे भाई? ब्राह्मण का काम क्या था भाई? यज्ञ करना था, यज्ञ कराना था। ए का हो जाएगा 2। जो शूद्र थे, ठीक है, शूद्र ये सबकी सेवा करते थे तीनों वर्णों की। जो 4 वर्ण का विभाजन था पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था कि 4 वर्णों का विभाजन कर्म के हिसाब से, यानी कार्य के हिसाब से इनका विभाजन किया। कोई अगर यज्ञ कराता था उसे तो ब्राह्मण कहते थे, अगर भैया सेवा करता था तो उसे शूद्र कहते थे। विष जो करता था वो व्यापार क्या था? वो भी व्यापार था। और छत्री क्या था? छत्री कोई अगर रक्षा करता था सबकी तो वो छत्री कहलाता था। तो कार्य के हिसाब से ऋग्वैदिक काल में वर्ण विभाजन किया गया था। लेकिन आगे चल के उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के हिसाब से हो गया। यहाँ पर देखो ऋग्वैदिक काल में जन्म के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था भाई, कोई जाति जन्म के साथ नहीं थी। जो जातियां 4 बटी थी वो कार्य के हिसाब से बटी हुई थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर भाई, इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था, जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक लोगों को अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मणों का था जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। दूसरे थे क्षत्रिय जो शासक वर्ग तथा इनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे, जिसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे भाई, जो आपके वैश्य थे, है ना। ये कृषि खेती भी करते थे और पशु भी पालते थे और व्यापार भी करते थे। शूद्रों का स्थान अंतिम था। अन्य तीनों वर्णों की इनका कार्य था सेवा करना भाई। शूद्र थे, अन्य तीनों की ये लोग सेवा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। क्या यह बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल ये बात सत्य है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में समानता महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों को अध्ययन का अधिकार नहीं था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। क्या बात है सत्य भी? कथन ए और कारण ए। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण करता है या व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं, आर और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी में है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन नंबर डी में ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न नंबर 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन जो आर है, जो आपका कारण है,
वो भैया कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, लेकिन बातें दोनों क्या है, दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। उत्तरवैदिक काल में प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 4। आप लोग लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। जो व्यक्ति पहली बार जुड़े भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भैया अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कर दीजिए भैया। ठीक, मैं पूरे आपको भाई संविधान भी आपको दूंगा भाई, संविधान क्लास भी दूंगा पूरी दृष्टि पब्लिकेशन की, और मैं इतिहास और भूगोल और साइंस में ऑलरेडी आपको दे रहा हूँ। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ए, बी, सी और डी। प्रश्न नंबर 4। ठीक है, 4 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ओके भैया, चलिए हम लोग देखते हैं। बोल भैया क्या आंसर आप लोग दे रहे हो? ओ बोल भैया 4 में आप लोग क्या, 1 मिनट, हाँ 4 में तो हो जाएगा सी आंसर इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, आपको सही कथन बताना था भाई। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए भाई। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यह करने का अधिकार प्राप्त, बिल्कुल बात सत्य भाई। शूद्रों का छूत माना जाता था, है ना, और सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बात ध्यान देना भाई। ठीक है, हम लोग देखते हैं व्याख्या। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य, देखो मैं इसमें जो ऑप्शन है, मैं ऑप्शन आपको मैं सभी में हाइड कर देता हूं कि आप लोग ऑप्शन में नजर न जाए। पहले आप पहले आपको दइए भी, बाकी मैं ऑप्शन अगर आप चाहो तो मैं हाइड नहीं करूंगा भाई, उसको मैं आपको दिखा दूंगा ऑप्शन भी। ठीक है, मैं ऑप्शन जान से हाइड कर देता हूं कि भाई आपका उत्तर सीधा उत्तर में आंख ना जाए भाई, सिर्फ आप उत्तर को ना देखें, इसलिए मैं सभी के ऑप्शन हाइड कर देता हूं। समझ गए? ठीक है, चलो। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था भाई। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद में आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो अछूत की है, जो अवधारणा अछूत की आती है, वो वैदिक काल के बाद की है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन 2 क्या था, इसीलिए तो गलत हो गया। ओके, उत्तर वैदिक काल में तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था, यानी उत्तर वैदिक काल तक भी शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक और शवों को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया। किनको? शिल्पकार को, शिकारी थे, भोजन संग्राहक को, शवों को जलाने वाले को और दफनाने वाले को। वैदिक काल के अंत तक उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती, यानी वैदिक काल में ये स्पष्ट होने लगा था भाई। ऋग वैदिक काल में नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में, वहां पर वैदिक काल पूछा है। अगर ऋग वैदिक पूछता तब तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो सकता था। ओके, अगर सिर्फ ऋग वैदिक काल अगर बोलता तो उत्तर 3 भी गलत था। ये बात भाई आप लोग ध्यान देना भाई। वहां पर सिर्फ वैदिक बोला है, तो वैदिक में उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल ए, के बी, सी और डी। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो दोनों ही बातें क्या है, दोनों ही बातें यहाँ पर सत्य हैं भाई। ब्राह्मणों द्वारा जो बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी सभी को वही पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी, वह बात सत्य है। इसीलिए तो फिर आगे चल के आपको देखते हो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। जो अब ब्राह्मणवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, वहां पर लोग अछूत माना जाने लगा, तो भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना होती है भाई। ठीक, क्षत्रियों ने क्या, दोनों क्षत्रिय धर्म संबंधित है, जैन धर्म संस्थापक और बौद्ध संस्थापक, उन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। तो उसमें क्या था भाई, उसमें सभी लोगों को स्वीकार किया जाता था, चाहे वो भैया जिस जाति का हो, उसमें कोई जातिपात नहीं थी उन दोनों धर्म में। समझ गए? चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहां पर डाउट होना वहां पर आप लोग कमेंट जरूर कर देना सभी लोग, अगर कोई भी पॉइंट में आपको डाउट है तो। ठीक है, चलिए उत्तर इसका हो जाएगा सी आंसर। व्याख्या, उपर्युक्त दोनों कथन क्या है, सत्य है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से सेठ मानते थे भाई। कुछ ऐसे क्षत्रिय राजा थे जो स्वयं से क्या,
श्रेष्ठ मानते थे। इसी श्रेष्ठता में तो भैया कुछ वाद विवाद हुआ था, तभी बौद्ध धर्म जैन धर्म की स्थापना होती है, बात मेरी ध्यान देना, ठीक है। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त बिल्कुल बात ये एकदम भाई गलत बात है। क्यों भाई? कार्य के हिसाब से उनके होना चाहिए, जन्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्ञानी है तो उसको बिल्कुल, आज जो भैया ब्राह्मण सभी जातियों में बटी हुई है, कितनी गलत बात है। आज भी लोग छुआछूत मानते हैं। क्यों? बात सही कह रहा हूं ना मैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। बिल्कुल बात सत्य भाई, ऐसे होना ही चाहिए था। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, ठीक है, कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। वहीं इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत क्या सीमित था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 6। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदी बस्ती और बस्तियां निम्नलिखित में से किस किन स्थानों पर स्थित हैं? पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, अंतरजी खेड़ा एटा, जहां से लोहे के ये साक्ष्य मिलते हैं अंतरजी खेड़ा से, है ना, लोहे के, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में भी के आसपास पड़ता है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो कि ए, बी, सी और डी। तो ये तीनों बातें क्या सत्य हैं? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं भाई। उत्तर नंबर डी सही है। महायज्ञों को करने वाले राजा आगे चलकर जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जब महायज्ञों को करने वाले राजा, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जनपद का। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनके प्रमुख हैं। जनपदों के लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है, ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। केवल एक सही है, 2 गलत है भाई, ठीक है। केवल एक सही है, 7 का ए हो जाएगा सही आंसर। अब 2 क्यों गलत है, हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। आखिर कथन जो आपका 2 दिया है वो गलत क्यों है, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। 16 महाजनपद के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। यह किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत के रूप में होता था, ना कि संपूर्ण भुगतान। कुछ भुगतान तो आहत सिक्कों के रूप में होता था, लेकिन संपूर्ण भुगतान नहीं होता था, इसलिए ये गलत हो गया था। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक है, केवल 2 है, या दोनों है, या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। क्या है? केवल 2 सही है, 8 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 सही है। अब एक गलत क्यों है, इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, आखिर क्यों गलत है, ठीक। महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इनके लिए पर्याप्त कर्मचारी की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोग समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। महाजनपद काल में फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे।
ये प्राय उपज का 1/6वां भाग था। वहां पर दिया था 1/3 भाग, इसलिए गलत था। 1/6 उपज का छठा भाग ये कर के रूप में लिया जाता था, कि जिसे भाग कहा जाता है। अतः कथन है क्या गलत है। फिर कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे भाई, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। महाजनपदी कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। महाजनपदी कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कौन से ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। ए, अच्छा एक और है भाई, ऑप्शन नंबर 3 है आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। जो आखेटक थे और संग्राहक थे वो कर से पूर्णतः मुक्त थे, नहीं, ये बात गलत हो गई भाई। आपको सही बताना है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। सॉरी, आखेटक और संग्राहक को भी कर देना पड़ता था। यहाँ पर बोला है मुक्त थे, नहीं मुक्त नहीं थे। 9 का हो जाएगा भैया ए आंसर। 1 और 2 ये सही है, 3 गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, कथन ए और 2 सही है परंतु 3 गलत है। क्यों? क्योंकि आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं को राजा के कर को रूप में देनी पड़ती थी। जो जंगल से भैया प्राप्त करते थे वस्तुएं, उनको उन वस्तुओं के रूप में राजा को कर देना पड़ता था, आखेटक और संग्राहकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है हम लोग देखते हैं 10। सभी लोग ये लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कर दो। अगर आपको आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो आप शेयर जरूर करिएगा भाई, सभी लोग अपने दोस्तों के पास भी। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किन स्थान पर स्थित है। आपको बताना है कौशाम्बी जो है वो किन स्थानों पर स्थित है। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ठीक है, सी। जो कौशाम्बी है इलाहाबाद, इलाहाबाद और फतेहपुर जो उत्तर प्रदेश का जिला है उसके मध्य में है। ठीक, इलाहाबाद है, इलाहाबाद जिला, इसके बाद फिर कौशाम्बी है, इसके बाद फतेहपुर जिला है, फिर आगे पड़ता है वो कानपुर जिला। ठीक है, ये मध्य में स्थित है। तो कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित था भाई, आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। लेकिन अब क्या है, अब ये एक अलग जिला है कौशाम्बी। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, तो वत्स महाजनपद था, उसकी कौशाम्बी राजधानी थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। महाजनपदी युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हल के जो फाल थे अब लोहे के बनने लगे थे। एकदम बात सत्य है भाई। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़कर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण करने की शुरू कर दी थी। ये भी बात सत्य है। अब आपको कथन सही बताने थे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। ये दोनों ही बातें एकदम सत्य बोली जा रही हैं। हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान के बीज छिड़क कर उपजाने के बजाय धान के पौधा रोपण की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते और पैदावार भी ज्यादा होती थी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। यह काम अधिकतर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे, ये जो काम था रोपण करने का धान का। अगला है प्रश्न नंबर 12। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मैं फिर से बता दूं, यहाँ आपको मैं जितने आपके बुक में दिया गया मैं सिर्फ उतना ही आपको बता रहा हूँ। हम लोग जो एनसीईआरटी सार करेंगे, मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया था उसका। ठीक है, एनसीईआरटी जो सार कराया जाएगा उसमें आपको ये डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि आखिर मगध का उसका कैसे हुआ, कौन कौन राजा हुए हैं, कितने राजवंश हुए हैं, कौन पहले आया कौन बाद में, ये सब चर्चा हम लोग वहां कर लेंगे भाई। गंगा और सोन नदियों के मगध से ये होकर गुजरती थी। मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ये तीनों ही बातें क्या है, सत्य है भाई।
मगध जो था सोन, गंगा और सोन नदियों के मगध से होकर गुजरती थी। हाँ, मगध से होकर गंगा भी गुजरती है और सोन नदी भी गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, बिल्कुल बात सत्य है, और इस क्षेत्र में लौह ऐसी खदानें भी थी। यानी कि तीनों बातें क्या है, सत्य है। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थी, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियां और घरों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती थी भाई, यहाँ से जो जंगल से घिरा हुआ था। इन क्षेत्रों में लौह ऐसी खदानें हैं जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखो, निम्नलिखित में कौन सा मगध का शासक नहीं था? बिंबिसार, प्रसेनजित हो गया, अजातशत्रु और महानंद, महापदनंद। ठीक है, महापदनंद तो भैया ये नंद वंश का राजा था। क्यों? प्रश्न नंबर 13 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? 13 का हो जाएगा भाई महापदनंद, जो नंद वंश था वो मगध, मगध है ना, मगध में भैया कई वंश हुए, जैसे हर्यक वंश हुआ है ना, नंद वंश हुआ, सुनाग वंश हुआ, ये नंद वंश था। नंद वंश भी किसमें आता है? मगध, मगध साम्राज्य में आता था। ठीक, जैसे कि भैया दिल्ली सल्तनत में है ना, दिल्ली सल्तनत में भाई कई राजवंश हुए हैं, गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश, वैसे ही मगध में कई वंश होते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश आता है, नंद वंश आता है, सुनाग वंश आता है, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश आता है। तो इनके बारे में चर्चा, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन कौन इसके राजा थे, इसमें डिटेल से हम लोग आगे क्लास में जो एनसीईआरटी सारे उसमें पढ़ेंगे भाई। तो भाई जो प्रसेनजित था, कौन था? प्रसेनजित नहीं था भाई। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन? हाँ, बी आंसर। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापदनंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजित कौन नहीं भाई? प्रसेनजित ये कौशल महाजनपद का राजा था। किसका? कौशल महाजनपद का राजा था भाई, ये बात ध्यान देना आप लोग। ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, मगध, इसमें डाउट नहीं होना भाई, मगध साम्राज्य में जैसे कि दिल्ली सल्तनत में कई राजवंश आते हैं, कई राजा हुए, वैसे मगध जो साम्राज्य था कई राजवंश हुए, है ना। हर्यक वंश हुआ, सुनाग वंश हुआ, नंद वंश हुआ। ठीक है, नंद वंश को ही तो हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी मैं सार आपको पूरा पढ़ा दूंगा भाई, इनके सब डिटेल के बारे में आपको दूसरी जो क्लास में साइंस की लेता हूँ, सॉरी साइंस की नहीं, आपको जो एनसीईआरटी की लेता हूँ सार की, उसमें हम लोग चर्चा इसके बारे में कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहे? राजगृह, पाटलिपुत्र और श्रावस्ती। नीचे दिए गए कोड के प्रयोग सही उत्तर का चयन करना भाई। इनमें कौन सा ऐसा नगर है जो मगध की राजधानी कभी नहीं रही? प्रश्न नंबर 14। 14 हो जाएगा भाई मगध। 14 में आप लोग क्या आंसर दे रहे भाई? 14 का हो जाएगा भाई सी, श्रावस्ती। जो ये तो थी राजगृह और पाटलिपुत्र थी, लेकिन श्रावस्ती नहीं थी भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आंसर हो जाएगा सही आंसर 14 का। बिहार में राजगृह यानी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, को राजधानी बनाया गया था, जबकि श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। क्या थी? जो श्रावस्ती थी वो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी, सी या डी? प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दोनों ही बातें क्या हैं? सत्य है, आपको सत्य ही बतानी थी भाई। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, बिल्कुल बात सत्य। क्यों? क्योंकि वो जो भैया इस समय जहाँ के राजा थे, उनके पास बहुत पैदल सेना थी, ठीक, और हाथियों से भयभीत हो गए, इसलिए इनकार कर दिया था। ठीक, उपर्युक्त दोनों कथन क्या है? सत्य है। 2300 वर्ष पूर्व मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसकी सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी संख्या थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 16। मगध के निकट ही वज्रराज था। वज्र की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वज्र की राजधानी इनमें से कौन सी थी? वैशाली थी, मथुरा थी, या कौशाम्बी या चंपा?
प्रश्न नंबर 16, वज्र की राजधानी कौन थी भैया? वैशाली थी। क्या? तो वैशाली थी। मगध के निकट ही वज्र राज्य था, इसकी राजधानी वैशाली यानी जो बिहार में है। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गणराज्य कहो या गण या संघ कहो, गण या संघ कहते थे उस समय। मथुरा ये सूरसेन की, कौशाम्बी, वत्स, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर देखते हैं अगला हम लोग प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखो, ठीक है। चलो, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गण या संघ के संदर्भ में आपको विचार करना है। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल ए, बी, सी या डी? प्रश्न नंबर 17, ठीक है। 17 हो जाएगा बी आंसर, केवल बी सही है, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, सही आंसर है। अब आखिर ए क्यों गलत है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं व्याख्या में। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से था। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। गण या संघ में एक नहीं था, एक से अधिक शासक थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे, इसलिए एक आपको गलत हो गया। ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत और वाद विवाद के लिए जज ये फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास, कुंभकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन? स्त्रियां और दास और कुंभकार या काम करने वाले। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अगला है प्रश्न नंबर 18, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? मौर्य ने, गुप्त ने, कुषाण ने या सातवाहन ने? ठीक। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 हो जाएगा गुप्त शासकों ने भी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीर्घ निकाय जैन ग्रंथ है या बौद्ध ग्रंथ है या ब्राह्मण ग्रंथ है या उपनिषद है? ठीक है, तो दीर्घ निकाय है, यह है आपका बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, सब इनके बारे में चर्चा हम लोग जो बौद्ध धर्म करेंगे भाई, उनके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे एनसीईआरटी सार में। आपका दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 23 वर्ष पूर्व लिखा गया था। अगला है आज का भैया सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 20, आजाद शत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए एक अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? सुनिधि था या चेटक था या वस्त्रकार था या जीवक था? प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, वस्त्रकार। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्त्रकार को वज्र संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने से बुद्ध के पास भेजा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। एथेंस में एक सभा थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? प्रश्न नंबर 21। ठीक, केवल ए, बी, सी या डी? ठीक है, तो ये तीनों ही बातें क्या हैं? सत्य हैं भाई, तीनों ही बातें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चलती रही। वहां 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। जो दास नहीं थे उनको वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था।
व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले या काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी यहाँ पर खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलता था। तो ये था भैया क्लास 6 का छठा चैप्टर। अब हम लोग भाई अगली क्लास में क्लास 6 का जो 7वां चैप्टर है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, नए प्रश्न और नए विचार, जो भी 7वां चैप्टर है क्लास 6 का। ठीक है, तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दो। बाकी मैं और भी सब्जेक्ट की आपको क्लास देता रहूंगा। ये पूरा मैं एनसीईआरटी 6 से 12 तक आपको कराऊंगा। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।